हेलो नमस्कार, जय हिंद जय भारत। शुरू करेंगे हम लोग आज का सेशन। बात करेंगे हम लोग एसएससी ग्रामर के पीवाईक्यूज को लेके आया हूँ, तो इसी के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को हम लोग एसएससी का करते हैं, है ना। थर्सडे को और टीटीएस में हमारा रहता है एनडीए सीडीएस के लिए, एमडब्ल्यूएफ में रहता है हमारा एसएससी के लिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे आज का सेशन। ये हमारा डेली शेड्यूल है। वोकैब की क्लास जो है वो आपको डेली प्रोवाइड की जाती है, तो वोकैब में आपको कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं होना चाहिए। आज मैंने जो करवाया हुआ था वो आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, काफी सारे करीबन 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मैंने आप लोगों को वहां पे करवाए हुए थे। तो इसी तरह से वीकली रिवीजन भी आप लोगों के लिए जल्दी आने वाला है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का ये सेशन। बातचीत करेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शुरू हो जाओ। मैं तो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगा ही, आप लोगों को भी क्या करना है, सोचना है थोड़ा सा, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको उसी हिसाब से काम करना है। ठीक है कि नहीं है, उसी हिसाब से काम करना है। सबसे पहला क्या है कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन खुद से भी प्रैक्टिस करके चलना है। माय फादर इज कॉम्परेटिवली बेटर टुडे। अब देखो, दो शब्द होते हैं, ध्यान रखना है। एक तो कॉम्परेटिवली होता है और एक क्या होता है, रिलेटिवली होता है। एक कॉम्परेटिवली होता है, एक होता है रिलेटिवली। क्या होता है बेटा, एक रिलेटिवली होता है। कॉम्परेटिवली और रिलेटिवली जो है ना, ये अपने साथ में पॉजिटिव डिग्री लेता है। क्या लेता है बेटा, ये अपने साथ में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव लेता है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी समझो। ये अपने साथ में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव क्यों लेता है, तो आप ऐसे समझो कि कॉम्परेटिवली का खुद का मतलब क्या होता है, तुलनात्मक रूप से, संबंधित रूप से। इसका मतलब जो कॉम्परेटिवली शब्द है वो अपने आप में ही कंपैरिजन कर रहा है। और अगर जब ये शब्द पहले से ही कंपैरिजन कर रहा है और हम कॉम्परेटिव डिग्री भी लगा देते हैं, तो उस कंडीशन में ये सुपरफ्लुअस बन जाता है। इसीलिए इसके साथ में जब भी हम एडजेक्टिव लगाएंगे वो कौन सी फॉर्म में होगा, वो आपका पॉजिटिव डिग्री की फॉर्म में होगा। कौन सी फॉर्म में होगा, पॉजिटिव डिग्री की फॉर्म में। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इसको देख लीजिएगा। इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। आज की क्लास में तो नहीं हो पाया था शायद वो वाला शब्द, आगे की आने वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसा इंसान जो बीमारी से उभर रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, मैं बता देता हूं। उसको हम लोग बोलते हैं कन्विल्सेंट। क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग उसको बोलते हैं कन्विल्सेंट बोलते हैं। कन्विल्सेंट मतलब वो व्यक्ति होता है जो अपनी बीमारी से उभर रहा होता है। ठीक है कि नहीं है, किसी बीमारी से। इसमें लिखा हुआ है इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। इसका मतलब अगर मैं फीवर से उभर आऊंगा, मतलब मेरा फीवर ठीक हो जाएगा। आई विल स्टार्ट गोइंग फॉर स्विमिंग क्लासेस फ्रॉम टुमारो। अगर मेरा फीवर ठीक हो जाएगा तो कल से मैं जाना शुरू कर दूंगा स्विमिंग क्लासेस। अब क्वेश्चन ये है कि सर इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर सेंटेंस को आप नॉर्मली देखोगे, पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसमें क्या है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस लगा हुआ है। इसमें लगा हुआ है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या कहता है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस ये कहता है कि इफ के साथ वाला जो सेंटेंस है, इफ के साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है जनरली। ठीक है, क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। लेकिन यहां प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया, जबकि काम खत्म होने का सेंस भी नहीं आ रहा। वो ये बोल रहा है कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो चलूंगा भाई, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इस जगह पे हैव रिसीव्ड जो लिखा है उस जगह पे, सॉरी रिकवर्ड लिखा हुआ है, इस जगह पे आई रिकवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई रिकवर हो जाएगा। इफ आई रिकवर फ्रॉम फीवर। तो दो फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं तो इफ के साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है और रिमेनिंग सेंटेंस फ्यूचर में रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एरर किस में हो जाएगा, एरर हमारे बी वाले पार्ट में हो जाएगा। इसमें हैव प्लस थर्ड फॉर्म को हटा के रिकवर कर देंगे। क्या कर देंगे, रिकवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई अच्छा सा। लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड दैट आई एम लुकिंग फॉर द abominable snowman हाई अप इन द माउंटेन्स। अब हिमालयस, हिमालयस में मैं क्या ढूंढ रहा हूं, एक स्नोमैन को, एवोमिनेबल, एक बहुत ही भयंकर स्नोमैन को मैं वहां पे क्या कर रहा हूं, लुकिंग फॉर मतलब ढूंढ रहा हूं, है ना। अब ये समझने की कोशिश करना कि लास्ट नाइट मतलब पास्ट की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, पास्ट की। आई ड्रीम्ड, ड्रीम्ड भी होता है और ड्रीम्ड भी होता है, दोनों फॉर्म होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिछली रात मेरे को सपना आया, तो सपना पास्ट में आया है, तो यहां भी क्या होगा, यहां भी तो पास्ट होगा, यहां भी तो पास्ट होगा कि नहीं होगा। जब यहां भी पास्ट होगा तो इस आई के साथ में क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। क्योंकि जब एक घटना पास्ट में हुई है तो दूसरी घटना तो पास्ट में ही होगी, इसलिए इसमें जो आएगा वो वॉज आ जाएगा। आई वॉज लुकिंग फॉर,
है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि इसमें दोनों बातें पास्ट की हो रही हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, वॉज। ये आपको ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप नेट पे सर्च कर लेना, वैसे तो यहाँ दिया हुआ है ना, जैसे सीपीओ 2024 में आए हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने आपको दिया हुआ कि किस एग्जाम में आया हुआ है, कब आया हुआ, सब कुछ दिया हुआ है। ये एसएससी के क्वेश्चंस है, तो इस पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते हैं हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन रामू वाज वर्किंग एज अ क्लर्क ही आस्क्ड मी मनी। अब समझो इसमें, है ना, बोला जा रहा है कि जब रामू क्लर्क की तरह काम कर रहा था, मतलब वहां पे क्लर्क था, किसी भी जगह पे कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा हो तो हम ऐसे ही तो बोलते हैं, ही इज वर्किंग देयर एज अ क्लर्क, ही इज वर्किंग देयर एज अ टीचर। तो इसका मतलब जब रामू वहां पर किसी भी जगह की बात हो रही है, वो क्लर्क की तरह या क्लर्क का काम कर रहा था। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, वो पैसे की पूछेगा या पैसे मांगेगा? आप कहोगे सर पैसे की पूछेगा, पूछेगा क्यों भी, वो मांगेगा सबसे। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंस क्या निकल रहा है कि भैया जब वो क्लर्क का काम कर रहा था तो उसने पैसे मांगे मेरे से, ये तो सेंस निकलेगा। और जब पैसे मांगे हैं तो इसमें कुछ मिसिंग है। आस्क्ड मी, उसके बाद में आ जाएगा फॉर मनी, क्योंकि एक फ्रेजल वर्ब बनता है। आस्क फॉर का मतलब होता है क्या, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। आस्क फॉर एक फ्रेजल वर्ब बनता है, आस्क फॉर समथिंग, है ना। आई आस्क्ड फॉर हेल्प, ठीक है। तो जिससे भी कुछ चीज मांगते हो तो उस कंडीशन में आस्क फॉर का यूज करते हो, तो इसमें आपका नो तो होगा नहीं। तो आई आस्क्ड, सो ही आस्क्ड मी मनी नहीं होगा, ही आस्क्ड मी फॉर मनी हो जाएगा। आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, मांगना। तो उसने मुझसे पैसे मांगे थे भाई जब वो वहां काम कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिसिज रानी वर्क्स फॉर अ इंटरनेशनल स्कूल। एक नंबर का घटिया क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक जो एरर है ना, वो इस प्रकार का एरर है कि हम इस एरर को स्किप कर जाते हैं। दो कारण होते हैं, पहला हम जल्दी में पढ़ जाते हैं, दूसरा एग्जाम का प्रेशर होता है। और ये घटिया मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऐसी गलतियां हम लोग करते नहीं है जनरली। अगर हम लोग देखें सोचें तो क्या प्रॉब्लम है, मिसिस रानी लिखा हुआ है, वर्क्स प्रेजेंट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आ रहा है। फॉर, वो काम करती हैं, किसके लिए काम करती हैं, एक स्कूल के लिए। और स्कूल कैसा है, इंटरनेशनल है। क्या आ रहा है हमारा, वोवल साउंड आ रहा है। कैसा आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है। और वोवल साउंड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग ए तो नहीं लगाते, क्या लगाते हैं हम लोग, एन लगाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा डी आंसर हो जाएगा, ए को हटा के एन कर देंगे, एन इंटरनेशनल स्कूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, है ना, और हम लोगों को पता होता है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो हम लोग आते हुए क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। रमेश लिक्ड, क्या है, हनी। अब लिक का मतलब चाटना। अब उसने क्या चाटा भैया, हनी को। एंड एंड सेड, और कहा। अब क्या कहा, दैट इट टेस्टेड स्वीटली। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शामिल है। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शामिल क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो जनरली क्या होता है, वर्ब की विशेषता बताने वाले जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। वर्ब की जो विशेषता बताते हैं वो कौन होते हैं, एडवर्ब होते हैं। वर्ब की विशेषता बताने वाला कौन होता है, एडवर्ब। और नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन भाई आपको याद रखना है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें हमारा टेस्ट भी आता है, जिसमें हमारा क्या आता है, फील भी आता है, जिसमें हमारा साउंड भी आता है, जिसमें हमारा लुक भी आता है, जिसमें हम लोग यहां पे गेट भी यूज करते हैं, बी और बिकम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बिकम यूज करते हैं, इसमें मेक यूज करते हैं, इसमें गेट तो आ ही गया हमारा। तो ये जो वर्ब है ना, इसमें स्मेल भी आता है। स्मेल मतलब किसी चीज की स्मेल आना। तो ये जो वर्ब होती है ना, इन वर्ब्स के साथ में, इन वर्ब्स के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं पता है, ये जितनी भी वर्ब्स लिखी है ना, ये वर्ब्स अपने साथ में क्या लेती हैं, ये वर्ब्स अपने साथ में एडजेक्टिव फॉर्म लेती हैं। क्या लेती हैं, एडजेक्टिव लेती हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। जनरली होता है कि एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताती है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट यहां लगाओ, इसमें क्या लिखा हुआ, इट टेस्टेड स्वीटली। मतलब इट मतलब कौन, तो हनी का टेस्ट कैसा लगा उसे, मीठा लगा। अब मीठा क्या लगा भाई, टेस्ट लगा, वर्ब हो गया टेस्ट। हमारे हिसाब से तो ये सही होना चाहिए, स्वीट मतलब मीठा
वो हमारा एडजेक्टिव हो गया और उसके बाद में क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो ये तो हमारे हिसाब से सही है, बट एक्चुअल में तो गलत है ना। तो स्वीटली को हटा के क्या कर देंगे हम लोग, स्वीट कर देंगे। क्या कर देंगे, स्वीट। तो इट टेस्टेड स्वीट, आंसर डी हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन लगाने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ए में ए दिया ही नहीं है, बी में बी नहीं, बी दिया है लेकिन सी में डी दिया है। तो ये ऑप्शंस भी ढंग से और ध्यान से लगाना है। हमने देखा डी ऑप्शन है हमारा, हमने ये लगा मारा, जबकि आंसर हमारा ए हो गया इसकी वजह से। तो आती हुई चीजों को ध्यान से समझना है, ठीक है। डी आंसर है, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग डी है, जो कि यहां सी में बैठा है, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है मिस्टर सुकेश एंड हिज फैमिली एट द फूड ग्रीडी। अब यही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहां बताया, यही कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा यहां लगेगा, बट उल्टा है। इस जगह पर हम लोगों ने क्या किया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया, हमने कुछ ऐसी वर्ब्स के बारे में डिस्कस किया जो अपने साथ एडजेक्टिव्स लेती हैं, दे डू नॉट टेक एडवर्ब्स। लेकिन अब हम लोग बातचीत करेंगे, इसमें एट आया है, ये क्या है, एट क्या है, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट। अब मैंने आपको ईट तो लिखवाया नहीं है, तो ईट का सेकेंड फॉर्म है, तो ये वर्ब हो गया, और इस वर्ब की विशेषता बताने वाला चाहिए है। शुकेश ने और उसकी फैमिली ने खाने को कैसा खाया, ग्रीडी। ग्रीडी क्या होता है, देखो ग्रीड होता है हमारा लालच, ये नाउन होता है। ग्रीडी मतलब होता है लालची, है ना, लालची। ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है हमारा, ये नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब एडवर्ब फॉर्म हमें बनाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा ग्रीडली। क्या बन जाएगा, ग्रीडली। तो एडजेक्टिव हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो एक ऐसा शब्द चाहिए जो वर्ब को क्वालिफाई करे, और इनमें से कोई वर्ब हमें दी नहीं है, तो एडजेक्टिव तो आ नहीं सकता, एडवर्ब ही लेना पड़ेगा। और एडवर्ब जब लोगे तो देखोगे कि इस वाले यहां पॉइंट में एरर है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ग्रीडी का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीडली हो जाएगा, है ना, DILY, ग्रीडली हो जाएगा। ग्रीडली का मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज बहुत मतलब चाव से खाना, लोभ लालच से खाना, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th नंबर क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा बताओ। 8th नंबर क्वेश्चन है, ही हैज बीन वाटर्ड, ही हैज बीन वाटर्ड द प्लांट्स फॉर 1 आवर। बोला जा रहा है कि वो एक घंटे से पानी डाल रहा है। तो ही काम कर रहा है, ही सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट कोई काम एक घंटे से कर रहा है, तो इसमें काम चलने की बात हो रही है। और जब भी किसी सेंटेंस में काम चलने की बात होती है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है बेटा, मेन वर्ब का ING फॉर्म आता है। बट वी हैव बीन गिवन वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म आता है जब कोई काम खत्म हो चुका होता है। तो एक घंटे से कोई पानी डाल रहा है, तो ये तो सेंस निकलेगा है, वो एक घंटे से पानी डाल चुका है, तो कोई सेंस बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो एक घंटे से पानी डाल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है तो ING फॉर्म आएगा, काम चल रहा है तो ING फॉर्म आएगा, तो इसमें वाटर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सॉरी वाटरिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाटरिंग। तो वाटरिंग का मतलब होता है पानी डालना। आंसर हमारा क्या होगा, सेकेंड में एरर होगा, लेकिन सेकेंड बैठा कहां है, सेकेंड बैठा है सी वाले ऑप्शन में, सेकेंड बैठा है सी वाले ऑप्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना हर एक चीज को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां से डायरेक्ट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, कंफ्यूजन भी होता है ना। कुछ कई बार तो ऐसा होता है कि आती हुई चीजें हमें बन रही हैं, समझ में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन शुड वॉच टेलीविजन फ्रॉम डिस्टेंस। इसका मतलब कि बच्चों को टीवी दूर से देखना चाहिए। अब दूर से क्यों देखना चाहिए, क्योंकि ये जो एज है ये क्योंकि के सेंस में आ रहा है, क्योंकि के सेंस में आ रहा है, और ये रीजन बता रहा है क्योंकि इट विल अफेक्ट देयर आई साइट, क्योंकि वो उनकी आई साइट को अफेक्ट करेगी। अब क्वेश्चन ये है कि देयर किसके लिए आ रहा है, तो देयर आ रहा है इस जगह बच्चों के लिए। बच्चे हमारे प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल पोजीशन रिलेशन बता रहा है, बिल्कुल सही है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस देयर की जगह पे वो इट्स लगा के दे देगा, है ना, क्या लगा के दे देगा, इट विल अफेक्ट देयर की जगह इट्स आई साइट लगा देगा, तो ये भी गलती हो सकती है। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मैंने आपको एक दिन बताया हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अफेक्ट और इफेक्ट। विल हमारा मॉडल वर्ब है, इसके साथ में हमें वर्ब चाहिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी है, तो इफेक्ट लगा के आपको दे सकता है।
है ना, क्या लगा के दे सकता है, इफेक्ट, जो कि हमारा नाउन होता है। इस बात को समझो। अब एक बात ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अच्छा ये जो बात दी गई है, जो इसमें बोला गया है कि अगर वो, मतलब बोला जा रहा है कि बच्चों को टीवी को दूर से देखना चाहिए, और उसका पर्पस, मतलब रीजन क्या दिया है कि बच्चों की जो आईसाइट है वो इफेक्ट होती है। तो बच्चों की आईसाइट को इफेक्ट कौन करता है, वो कौन करता है, वो टीवी करती है। तो ये आपका एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं हो गया। और जब किसी सेंटेंस में साइंटिफिक फैक्ट या मैथमेटिकल फैक्ट दिए होते हैं या यूनिवर्सल ट्रुथ दिए होते हैं, तो उस कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। क्या बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कौन सा टेंस बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। ये चीज अपने दिमाग में, जहन में उतार के रखना है, ठीक है नहीं है। जब भी किसी सेंटेंस में साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट दिया है, यूनिवर्सल ट्रुथ दिया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि वो करता है। अब इसमें इट विल अफेक्ट का मतलब ये हो जाएगा कि वो करेगा, मतलब हो भी सकता है ना भी करे, हो भी सकता है करे, लेकिन ये तो है, करता है, श्योरिटी है। तो इसका मतलब, सॉरी क्या कहते हैं, ये साइंटिफिक फैक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विल अफेक्ट हटा के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा देंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें लेके चलना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। शी इज इनफ वाइस, मैं फिर बोलूंगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। शी इज इनफ वाइस नॉट टू इंटरफियर इन देयर मैटर, है ना। वो काफी होशियार है, समझदार है कि वो उनके मैटर में इंटरफियर ना करे। वंस बीइंग इंसल्टेड पब्लिकली बाय देम, मतलब कि अगर वो लोग उसका पब्लिकली क्या कर दें, इंसल्ट कर दें, तो इतनी समझदार तो है कि दोबारा वो नहीं करेगी, क्या इंटरफेयर नहीं करेगी। जैसे मान के चलो, आप दो लोगों में कुछ बहसबाजी हो रही थी, तीसरा व्यक्ति इंटरफेयर किया, भैया बहसबाजी मत करो, तुम लोगों ने मिलकर उसकी बेइज्जती कर दी। अब उसकी बेइज्जती कर गई तो अगली बार तुम भले लड़ते रहो, वो नहीं आएगा बीच में, क्योंकि वो समझदार है। वही बात यहां बोली जा रही है। तो इसमें मैंने बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा काम कर रहा है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है वो है हमारा इनफ का। कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है बेटा, इनफ का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। देखो इनफ जो है वो आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब, इनफ जो है वो आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है, ठीक है कि नहीं है, दोनों का काम करता है। और जब ये इनफ एडजेक्टिव का काम करेगा, किसका काम करेगा, जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो नाउन से पहले यूज होगा, ठीक है, पहले यूज होगा। और जब ये एडवर्ब का काम करेगा तो ये जिसकी विशेषता बताएगा, जिसकी विशेषता बताएगा, जिसकी विशेषता बताएगा, है ना, उसके, जिसकी विशेषता बताएगा उसके बाद में यूज होगा, बाद में यूज होगा, उसके बाद में यूज होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात आप ये समझो कि इनफ नाम का एक प्राणी होता है जो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। अब हो सकता है कुछ लोगों को एक डाउट हो सकता है कुछ लोगों को ये डाउट हो, सर हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब पहचानना नहीं आता। तो सुनो, एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडवर्ब सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं, ऐसे कोई भी शब्द जो मेन वर्ब के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हो, जो एडजेक्टिव के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हो, जो एडजेक्टिव के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हो, जो एडवर्ब के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हो, है ना। मतलब कहने का सिंपल सा है कि जो वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताते हैं उन्हें एडवर्ब कहते हैं। इसका मतलब इनफ अगर इनमें से किसी की भी विशेषता बताएगा तो उसके बाद में यूज होगा, और इनफ जब नाउन की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव बनेगा, तो एडजेक्टिव से मतलब नाउन से पहले यूज होगा। ये बात ध्यान रखना है। अब हमें यह देखना है कि विशेषता बता किसकी रहा है, ठीक है। ये लिखा हुआ शी इज इनफ, वो काफी है क्या, समझदार। वाइस का मतलब क्या होता है बेटा, वाइस का मतलब होता है समझदार। वाइस का मतलब क्या होता है बेटा, वाइस का मतलब होता है समझदार। तो वो काफी समझदार है। तो ये बताओ ये समझदार कौन है भैया, समझदार शी है। शी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला ये वाइस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला कौन होगा, इनफ एडवर्ब बन गया कि नहीं बन गया।
यही तो मैंने बताया कि एडजेक्टिव की विशेषता बताए या वर्ब की विशेषता बताए या एडवर्ब की विशेषता बताए, उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। और जब इनफ एडवर्ब बनेगा तो इनमें से जिसकी भी विशेषता बता रहा होगा उसके बाद में यूज होगा। कहां यूज होगा, बाद में। अब इस क्वेश्चन को देख लो, जब ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब बन रहा है, तो इस इनफ को वाइस के बाद में आना चाहिए ना। तो यहां पे गलती क्या हो जाएगा और करेक्शन क्या हो जाएगा? गलती तो यही हो गई कि इनफ वाइस गलत है, करेक्शन क्या होगा? करेक्शन क्या होगा? करेक्शन होगा वाइज इनफ। करेक्शन क्या होगा? वाइज इनफ। ठीक है कि नहीं? करेक्शन होगा हमारा वाइज इनफ। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब ये कहां दिया है? ये दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इनफ वाइज का क्या हो जाएगा? वाइज इनफ हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है। इसका काम कर रहा है एडवर्ब का। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ड्यू टू इट्स फ्रेग्रेंस द पेटल्स ऑफ एन रोज आर ऑफन यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स। अब समझो इसमें, ड्यू टू इट्स फ्रेग्रेंस, इसकी खुशबू की वजह से। फ्रेग्रेंस मतलब जो हमारी अगरबत्ती होती है, फूल वगैरह होते हैं, उनकी खुशबू को हम लोग फ्रेग्रेंस कहते हैं। खाने की खुशबू को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं क्या? एरोमा। ठीक है कि नहीं है? अब देखो क्या बोला था, ड्यू टू इट्स फ्रेग्रेंस, इसकी फ्रेग्रेंस की वजह से द पेटल्स ऑफ, पेटल का मतलब होता है पत्ती, द पेटल्स ऑफ एन रोज। देख रहे हो भैया, ये आर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट आ गया। इसमें रोज की बात हो रही है और रोज जो है इसमें रा आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है। कौन सा साउंड है बेटा? क्योंकि ए और एन तो हम लोग साउंड के अकॉर्डिंग लगाते हैं। हम बोलेंगे उसके बाद देखेंगे कि वोवल आ रहा है या कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो कॉन्सोनेंट साउंड हो गया भाई। कॉन्सोनेंट साउंड हो गया तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में हम लोग एन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ए। तो द पेटल्स ऑफ अ रोज हो जाएगा ना। द पेटल्स ऑफ अ रोज, पेटल्स ऑफ एन नहीं होगा, द पेटल्स ऑफ अ रोज हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो बाकी तो सब सही है। इट्स किसके लिए आ रहा है? रोज सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, नॉन लिविंग है, इट है, इसलिए इट्स आ रहा है। रीजन बता रहा है इसलिए ड्यू टू आ रहा है, वो तो सही बैठा हुआ है हमारा। फ्रेग्रेंस भी सही बैठा हुआ है। आर, आर किसके लिए आ रहा है? तो आर आ रहा है हमारा पेटल्स के लिए, क्योंकि मेन सब्जेक्ट हमारा यही बैठा है ना। यूज किसको किया जा रहा है? रोज की पेटल्स को, है ना, इन परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स। बाकी सही है हमारा। चलो भाई आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही, है ना, शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन। ये बहुत अच्छी बात है भाई, बस समझना है कि प्रॉब्लम क्या है। स्टूडेंट्स, सिंसियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाउन है, सिंसियर क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हमें हर एक चीज को लेके चलना है। लाइक, लाइक का हिंदी मतलब यहां पे जैसा निकल रहा है, और जब लाइक का मतलब जैसा निकलता है तो वो प्रपोजिशन का काम करता है। किसका काम करता है बेटा? प्रपोजिशन का काम करता है। एक लाइक पसंद करना होता है, लेकिन जब लाइक का मतलब जैसा निकलता है तो वो प्रपोजिशन का काम करता है। और एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, चाहे आपका प्रपोजिशन हो, है ना, और चाहे आपका मेन वर्ब हो, क्या हो? मेन वर्ब हो। ठीक है, चाहे आपका प्रपोजिशन हो, चाहे आपका मेन वर्ब हो, इन दोनों के बाद में, इन दोनों के बाद में हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ले सकते हैं। हम क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट। अब ये तो लाइक के बाद में यू, यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, लेकिन ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है ना। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। तो हम लोग बात करें चाहे तो किसकी, चाहे तो हम लोग बात कर ले प्रपोजिशन की, चाहे हम लोग बात करें मेन वर्ब की, इन दोनों के साथ में ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो यू का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, लेकिन ही का हिम करना होगा, जो कि हमारा कहां बैठा हुआ है? जो कि हमारा डी वाले ऑप्शन में बैठा हुआ है। ही का हमें हिम करना होगा, ही का हिम करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। आई हैव 3 सिस्टर्स, मीरा इज द एल्डर एंड चारू इज द यंगेस्ट। ये क्वेश्चन जो है कहां से रिलेटेड है वो आप समझ गए होंगे। समझ गए, अच्छी बात है। नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहली बात बोल रहे हैं कि मेरे पास 3 सिस्टर्स हैं, है ना। तो 3 एक से ज्यादा हो गया तो नाउन प्लूरल लेता है, तो प्लूरल नाउन पहले से ही सिस्टर्स लिखा हुआ है।
हो सकता है एग्जाम में सिस्टर लगा के दे दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 हो गई ना, दो एक से ज्यादा हो गई तो प्लूरल होगा, एस और यस आएगा। जिनमें से जो मीरा है वो कैसी है, सबसे बड़ी है। ध्यान से सुनना, 2 से ज्यादा में जब भी कंपैरिजन करते हैं, 2 से ज्यादा में जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री आता है। कौन सा डिग्री आता है बेटा, उसमें सुपरलेटिव डिग्री हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि उसमें 2 से ज्यादा में से किसी को एक बताया जा रहा होता है। अब यहां क्या बोला था कि हम 3 बहनें, उनमें मीरा सबसे बड़ी है और चारू सबसे छोटी है, तो तीनों में मीरा सबसे बड़ी, 2 से ज्यादा में से एक को सबसे ज्यादा बताया जा रहा है, इसलिए एल्डर जो कि कॉम्परेटिव डिग्री होता है, इसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा एल्डेस्ट। क्या हो जाएगा, एल्डेस्ट हो जाएगा। और यंगेस्ट तो पहले से लगा हुआ है। यंगेस्ट क्यों लगाए, क्योंकि 3 बहनें तो 3 में सबसे छोटी, 3 में सबसे बड़ी, तो यहां एल्डेस्ट होगा, यहां यंगेस्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो एल्डेस्ट की प्रॉब्लम थी, हम लोग इसको सही कर लेंगे। कहां बैठा हुआ है, डी वाले में बैठा हुआ है, एल्डेस्ट हो जाएगा, एल्डेस्ट हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। होल्ड माई हैंड, ठीक है, मेरा हाथ पकड़ो, लेस्ट यू शुड नॉट गेट लॉस्ट इन द ह्यूज क्राउड एट द फेयर। अगर आप इसका हिंदी मतलब देखोगे ना, तो आप इसमें 1% भी एरर नहीं निकाल सकते। हिंदी मतलब इसका सही निकलेगा, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि इस मेले की भीड़ भाड़ में तुम खो जाओ, है ना। सेंटेंस का सेंस एकदम सही निकल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप खो जाओ। लेकिन जब हम लोग कंजक्शन पढ़ते हैं तब हमें मालूम चलता है कि लेस्ट का हिंदी मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। तो जो लेस्ट है इसमें ही ना छुपा हुआ है, जो लेस्ट है उसमें ही ना छुपा हुआ है। तो ये जो लेस्ट है कंजक्शन, ये अपने आप में नेगेटिव कंजक्शन होता है, नेगेटिव कंजक्शन होता है, नेगेटिव कंजक्शन होता है। तो दिमाग लगाओ, जब ये अपने आप में नेगेटिव हो गया तो क्या अपने साथ दूसरा नेगेटिव वर्ड लेगा, नहीं लेगा ना, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। पहले से नेगेटिव बैठा, एक और नेगेटिव लगा लो, डबल नेगेटिव हो गया तो वो सुपरफ्लुअस बन जाएगा, है ना। अच्छा, एक और बात याद रखना है कि लेस्ट जो है वो अपने साथ में सिर्फ और सिर्फ शुड हेल्पिंग वर्ब लेता है, और कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, और अगर आ रहा है तो गलत है, उसको हटा के शुड लगाना पड़ेगा। तो ये 2 काम लेस्ट कंजक्शन करता है, ठीक है। तो उसमें करेक्शन कहां हो जाएगा, तो लेस्ट लगा हुआ है, शुड नॉट, ये गलती हो जाएगी, है ना। नॉट को हटा देंगे बस, सेंटेंस का सेंस सेम रहेगा। I will definitely accept the responsibility while the time comes. ये सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी शकल देख के आप इसमें एरर नहीं निकाल सकते, क्योंकि शकल एकदम सही है, शकल में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर सेम है, सब कुछ सेम है। आप देखोगे तो आई विल लगा हुआ है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डेफिनेटली एक्सेप्ट है, तो डेफिनेटली विशेषता किसकी बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए डेफिनेट एडजेक्टिव होता है, डेफिनेटली एडवर्ब हो गया। द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द लगा है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, एकदम सही है। वाइल द टाइम कम्स सिंगुलर दिया है, एस और यस आ रहा है, वो भी सही है, लेकिन ये समझने वाला है। इसमें हम बात कर रहे हैं समय की, इसमें हम बात कर रहे हैं जब, इसलिए इसमें जो आएगा वो क्या आएगा, व्हेन आएगा। कौन सा कंजक्शन आएगा, व्हेन आएगा। तो हमने देखे कि हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें समझने वाला क्वेश्चन भी आ रहा है, इसमें देख के लगाने वाला क्वेश्चन भी आ रहा है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आ रहे हैं जहां पे हाई लेवल का दिमाग भी लगाना है और समझना भी है, दोनों तरह का। तो हर चीज को आपको बैलेंस करके चलना होता है ना। तो आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो होगा कि मैं जिम्मेदारी डेफिनेटली ले लूंगा जब समय आएगा। कई बार बोलते हैं कि भैया जब समय आएगा ना तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, जब समय आएगा तो ऐसी चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे होते हैं, हम व्हेन का यूज करेंगे, वाइल का यूज नहीं होगा। वाइल जो आता है वो 2 एक जैसे कामों को बताने के लिए आता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं जबकि आप पढ़ रहे हो, या मैं क्लास लेते लेते आपको समझा रहा हूं, या मैं कई बार हम लोग बोलते हैं कि हम क्लास लेते लेते खाना खाते हैं। तो हम क्लास लेते लेते खाना खाते हैं मतलब 2 काम एक साथ में हो रहे हो, तो उस कंडीशन में हम वाइल लगाते हैं। वाइल प्रपोजिशन और कंजक्शन दोनों का काम करता है, 2 सेंटेंस को जोड़ेगा तो कंजक्शन है, एक शब्द को फ्रेज को जोड़ रहा है, एक सेंटेंस को जोड़ रहा है तो प्रपोजिशन है, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग बात करेंगे व्हेन, हमारा कंजक्शन है। व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आएगा तो हम क्या ले लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित तौर पर ले लेंगे,
ठीक है कि नहीं है? तो ये हमारे वीकली क्लासेस का टाइमिंग है, इसे जरूर याद रखिएगा। वोकैब की क्लास जरूर आप लोग लेते रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको करवाई जा रही हैं। जैसे कि आज वोकैब की क्लास में मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करवाए, एंड दे आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, द इंग्लिश डाइजेस्ट, और जो पुराने बच्चे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। बाकी सभी बच्चे भी क्या करें, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करके बताया करें कि सेशन कैसा लगा, है ना? इतना सा आप काम कीजिएगा, बाकी मैं आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए काम कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे गाइस।